नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। श्री राम की माया अपरंपार है। जो कभी नहीं होता वो श्री राम कराते हैं। सबल हो या निर्बल, सबके तारनहार श्री राम है। शायद यही युक्ति अब नेता समझने लगे हैं। खासकर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने वाले नेताओं की समझ में ये आने लगा है कि राम के बिना बेड़ा पार लगना मुश्किल होगा। यही कारण है कि शायद यूपी के नेता श्री राम का जाप करने में खुद को आगे दिखाने का उपक्रम कर रहे हैं। ये बदलाव अनायास नहीं आया है। सामाजिक व्यवस्थाओं के साथ सियासत में भी कई पार्टियां राम के प्रयोग और उनके विरोध का फल देख चुकी है। शायद उसके नेता समझने लगे हैं कि जो श्री राम समता मूलक व्यवस्था के आदर्श हैं, उनकी शरण में गए बिना बेड़ा पार होना मुमकिन नहीं है। यही वजह है कि सपा, बसपा, कांग्रेस, आप जनसत्ता दल के नेता रामलला के दरबार में मत्था टेकने के लिए पहुंच रहे हैं। इसमें हालांकि आपको बता दें कि ओवैसी भी पीछे नहीं रहे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां यह उठता है कि आखिरकार क्या प्रभु राम किसकी नैया पार लगा पाएंगे। ये सवाल यहां पर अहम इसलिए उठ जाता है क्योंकि यूपी में 2022 का विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले जिस तरीके से लगातार अब अयोध्या नगरी के चक्कर बड़े बड़े राजनेता लगाने लगे हैं, इससे तो शायद यही सवाल बन रहा है कि एक बार फिर से इस बार सभी पार्टियां श्री राम के भरोसे ही चुनाव मैदान में उतरी है। यूपी में रामलला के भरोसे क्या महासंग्राम होगा, एक सवाल यहां और बन रहा है। चुनाव नजदीक आते ही क्या सभी को भगवान श्री राम याद आने लगते हैं? किसकी वैतरणी पार लगाएंगे इस बार प्रभु श्री राम? बीजेपी के साथ सपा, बसपा, आप और ओवैसी भी श्री राम की नगरी अयोध्या में अर्जी लगा चुके हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान जुड़ने वाले हैं, उनसे आपका परिचय भी करा देंगे। लेकिन आपको बता दें कि 2022 में विधानसभा चुनाव से पहले अब जो यूपी में देखने को मिल रहा है, सिर्फ सभी नेता अब अयोध्या के ही चक्कर काट रहे हैं। ये हम यहां पर इसलिए और कह रहे हैं क्योंकि ओवैसी का अयोध्या दौरा बहुत सारे नए सवाल उठाने लगा है। ऐसा लग रहा है मानो इस बार ओवैसी भी प्रभु श्री राम के सहारे ही यूपी के चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो सबल हो या निर्बल, सबके तारनहार श्री राम ही है। शायद ये युक्ति अब नेता को बहुत अच्छी तरीके से समझ आ चुका है। चाहे वो मायावती हो, असदुद्दीन ओवैसी हो या कोई भी हो, सभी नेता शायद ये समझने लगे हैं कि इस बार बेड़ा पार और कोई नहीं बल्कि प्रभु श्री राम ही लगाएंगे। जिस तरीके से पिछली बार का चुनाव बीजेपी ने राम के नाम शुरू हुआ, राम के नाम से शुरू किया और कहीं ना कहीं जीत भी बीजेपी के ही हाथ लगी। बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी और एक बार फिर से बीजेपी रामलला का नाम लेके चुनावी मैदान में कूद चुकी है। लेकिन इस बार सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि तमाम बड़ी पार्टियां हैं, तमाम बड़े नेता हैं, विपक्षी दल में बैठे बड़े नेता हैं जो प्रभु राम का नाम लेना नहीं भूल रहे हैं। ये बदलाव अनायास नहीं माना जा सकता क्योंकि सामाजिक व्यवस्था के साथ साथ सियासत में भी कई बड़ी पार्टियां राम के प्रयोग और उनके विरोध का फल पहले ही देख चुकी है। शायद उसके नेता अब ये समझने लगे हैं कि जो श्री राम समता मूलक व्यवस्था के आदर्श हैं, उनकी शरण में गए बिना शायद इस बार का बेड़ा पार होने वाला नहीं है। तो हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। विशंबर यादव, नेता प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता हैं। सर, स्वागत है लोकमंच न्यूज में। आयुष श्रीवास, नेता बीजेपी हैं, आपका भी सर स्वागत है लोकमंच न्यूज में। और नजम शमीम, नेता कांग्रेस हैं, आपका भी स्वागत है सर लोकमंच न्यूज में। जी, चर्चा की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बीजेपी नेता के पास जाएंगे। सर, सबसे पहले सवाल तो आपसे मेरा यही रहेगा, क्या लगता है यूपी में रामलला के भरोसे इस बार फिर महासंग्राम खेला जा रहा है? आयुष जी। आयुष जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। हाँ, हेलो जी आयुष जी, अब आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। जी, देखिए, राम मंदिर उत्तर प्रदेश में बन चुका है और राम मंदिर किसने बनवाया, राम मंदिर में बनाने में सबसे बड़ा सहयोग किसका रहा, ये पूरा विश्व, पूरा देश जानता है। और राम हमारे आदर्श हैं, राम हम पूरे भारतवासियों के आदर्श हैं और इससे कोई राजनीति का विषय नहीं है। हम लोग ने काम किया, राम मंदिर को बनवाया है और सबका स्वागत है। जो लोग राम जन्मभूमि जाना चाहते हैं, मंदिर दर्शन करना चाहते हैं, वहाँ जो लोग भी जाना चाहते हैं, उनका स्वागत है। और रही बात
आगे के चुनाव की, उसमें हमारा जो हमने विकास किया है हमारी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने जो हम लोगों ने काम किए हैं, उसके बिहार से हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं और उसमें हम लोग निश्चित ही विजय प्राप्त करेंगे। और भी बड़े नेता अब प्रभु श्री राम के दर्शन कर रहे हैं, तो आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा इस समय ही दर्शन करना? क्या मतलब रहा इसका? देखिए, आप ये तो सब हमारा पूरा देश जानता है, आप सभी जानते हैं, पहले कभी ये राम मंदिर नहीं गए, वो जन्मभूमि पर नहीं गए, ये उनको कभी अयोध्या की याद नहीं आई। आज जब चुनाव आ रहे हैं और उनको लग रहा है कि पूरा देश आज रामलला की लहर में है, तो ये लोग भी उसमें अपनी वहां जाके उसका श्रेय लेना चाहते हैं कि हम भी राम भक्त हैं। राम भक्त पूरा देश है, पूरी दुनिया है इस समय, और जा रहे हैं। लेकिन जनता बड़ी होशियार है, भारत की, हिंदुस्तान की जनता सब जानती है, भली भांति जानती है कि किसने राम मंदिर को बनाया है और कौन इसका लाभ लेना चाह रहा है और किसको यहाँ क्या करना है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मतलब राम मंदिर अगर बीजेपी वालों ने बनाया, बीजेपी की सरकार आई तो राम मंदिर बना, तो आपको ऐसा लग रहा है कि इस बार भी चुनाव शायद बीजेपी को ही जीतना चाहिए, कोई और नहीं जा सकता, कोई और चुनाव ना जीत ले, ये डर सताने लग गया है क्या सर? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल डरने की बात ही नहीं है हमारे लिए। हम लोगों ने तो राम मंदिर विकास कई मुद्दों पे हम लोगों ने जो देश की जो हाथ हम लोगों ने देश को संभाला है, भारतीय जनता पार्टी ने जो देश के लिए किया है, उसके बेस पे हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और रही बात राम मंदिर की, जैसा आपने कहा, सबका स्वागत है, जो राम मंदिर आना चाहता है आए, लेकिन पब्लिक सब जानती है। ऐसा नहीं है कि आज आप राम मंदिर की याद आ गई आपको और आप जाने लगे और आपको पब्लिक वहां पे सिंपैथी दे के वोट दे देगी। ये सब ईश्वर राम जानते हैं कि जो हकीकत है वो कभी जुटलाई नहीं जा सकती। बिल्कुल आयुष जी बनी रहेगा। हम सीधा चलेंगे अब कांग्रेस नेता के पास। शमीम जी, अभी आपने बीजेपी नेता को सुना, कहीं ना कहीं उनकी बातों से ये तो साफ हो गया है और ये तो देश की जनता भी देख रही है कि ऐसा क्या है कि यूपी के चुनाव आते ही सभी बड़े नेताओं को रामलला की याद आ रही है, अयोध्या में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसा यही यहाँ पे शायद यही प्रतीत हो रहा है कि चुनाव नजदीक आते ही सभी को प्रभु श्री राम याद आने लगे हैं। और इस कड़ी में इस बार तो ओवैसी साहब भी पीछे नहीं रहे। जी, सबसे पहले तो हिंदी दिवस की पूरे देश की जनता को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और धर्म की जो सुरभि जी, धर्म की जो चाशनी है वो बहुत तेज चढ़ती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ 5 सालों तक कुछ काम तो किया नहीं। यहाँ योगी जी मुख्यमंत्री हैं, सड़क पे गड्ढा पटाई के नाम पे 5 साल तक गड्ढे पटे नहीं, और अब जो है गड्ढा पाटना स्टार्ट किया है इन्होंने। अभी आज के दिन जो है अलीगढ़ में हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी आए थे और कह रहे थे कि अलीगढ़ में आज शुभ दिन है, और शुभ दिन पर जो है अलीगढ़ से उत्तर प्रदेश में विकास की शुरुआत हुई है। तो 4.5 साल तक ये लोग क्या डमरू बजा रहे थे उत्तर प्रदेश में। आयुष जी, सवाल सुना आपने कि अब 4.5 साल बाद विकास की सोच रहे हैं, विकास की शुरुआत 4.5 साल बाद से। मैं इनको जवाब देता हूँ। देखिए महोदय, हमारे 4.5 साल पूरे होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को, और क्या क्या काम हुआ है भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद उत्तर प्रदेश में, ये पब्लिक सब जानती है। और हमारे आज जो उत्तर प्रदेश में जो बिल्कुल सादगी का माहौल है, विकास हर जगह हो रहा है, चाहे बुंदेलखंड हो, चाहे अवध हो, चाहे आपका पश्चिम हो, सब जगह बड़े बड़े हाईवे के निर्माण हो रहे हैं। जुमलों से विकास किया जा रहा है। आप आइए, अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो मैं उत्तर प्रदेश ही में रहता हूँ और आजमगढ़ जिले का रहने वाला हूँ। आप अगर सच्चाई को देख, शमीम जी आवाज आ रही है सर, बोलिए। अगर आप सच्चाई को देखकर झुठला रहे हैं तो कैसी सच्चाई बताइए ना। अरे आप अगर काम किए होते तो रामलला आज आपकी पार्टी कांग्रेस का क्या हालत है, बातों का उपयोग नहीं करते। आज आपकी पार्टी कांग्रेस की क्या हालत है, ये आप जानते हैं। आप लोगों को धर्म हमारा निजी है, धर्म हमें बताया नहीं मिलते हैं कार्यकर्ता, इसलिए नहीं मिलते हैं क्योंकि कार्यकर्ता भी समझ गया है कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश का विनाश किया है।
और प्रदेश अगर विनाश किया होता तो इसीलिए आज आपको साइट पर बैठ के आप जो है टीवी पे बात ना कर रहे होते, ले जाएं, उनको कराएं, क्योंकि अगर आपके विकास ना किया होगा तो आज टीवी पे बैठ के इस साइट से बात ना करते आप। सब अच्छे जो बुद्धिजीवी ये लोग थे सब आज बीजेपी हमारे सरकार साथ के हैं। आने के हमारे बाद भारतीय देश बढ़ा जनता नहीं है। पार्टी में आ चुके हैं सारे आपके 70 सालों कांग्रेस से के जो लगातार अच्छे जो निरंतर समझदार किस्म के विकास लोग के थे। पथ पर प्रगति पर है। आपके नेता आते हैं उत्तर प्रदेश में, चाहे आपकी प्रियंका गांधी हो चाहे राहुल गांधी, कितने दिन उत्तर प्रदेश में रहते हैं मुझे बताइए आप। इतने दिन तक उत्तर प्रदेश में रहने का कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में होने वाली हर घटना के हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लोकतंत्र पर जो प्रहार हो रहा है उसके खिलाफ 24 घंटा हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी, आदरणीय राहुल गांधी जी नजर बनाए रहते हैं। और जब भी जरूरत नजर बनाने से नहीं होता साहब, प्रदेश की जनता को जब भी जरूरत होती है हमारी नेता। लेकिन आयुष जी आप प्रियंका गांधी या राहुल गांधी से किस बात की उम्मीद कर रहे हैं? कांग्रेस नहीं है सत्ता में सर, केंद्र में कांग्रेस नहीं है, उनसे किस बात की उम्मीद? जनता को राहुल गांधी प्रियंका गांधी से किसी बात की उम्मीद नहीं है, मौजूदा सरकार से उम्मीद है। मैडम जब कांग्रेस केंद्र में रही तब मैं जानना चाहता हूं कि प्रियंका गांधी कितनी बार बुंदेलखंड आई। हाँ, आप ये सवाल जरूर बोल सकते हैं कि तब कितनी बार आई, लेकिन अब का तो कोई मतलब नहीं है सर। मौजूदा सरकार है, जनता को मौजूदा सरकार से मतलब है। हम लोग सत्ता में हैं तो हम लोग अपना पूर्ण कार्य निष्ठा से कर रहे हैं। हमारे लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं आप लोग। आयुष जी शमीम जी एक और मेहमान हमारे साथ हैं। आयुष जी शमीम जी एक और मेहमान हमारे साथ हैं, एक और मेहमान हमारे साथ है, उनके पास भी चलते हैं, फिर आपके पास वापस लौटेंगे। विशंबर जी अभी आपने दोनों ही नेताओं को सुना, लेकिन आपसे सवाल मेरा यही रहेगा कि एक बार फिर से इस चुनाव में हम जाति धर्म से ऊपर कुछ नहीं देख रहे, धर्म की राजनीति ही फिर से शुरू हो चुकी है। कुछ महीनों में ही चुनाव होने वाला है, लेकिन चुनाव से पहले प्रभु श्री राम का नारा लगाना, और इस बार तो बीजेपी नहीं बल्कि तमाम दलें हैं। क्या कहेंगे इस बात को आप, कैसे देखते हैं इसे? जी मैम जी, पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं आपके लिए। मैं 27 साल बाद 27 साल से भारतीय जनता पार्टी में था, और 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर मैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की सदस्यता ज्वाइन की, और आज मुझे जिम्मेदारी दी। पिछले 27 साल तक कहा, मतलब कौन सी पार्टी में थे आप? भारतीय जनता पार्टी में जी। मैं 27 साल से सक्रिय सदस्य भी रहा, बूथ अध्यक्ष भी रहा, और प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य भी रहा। क्यों छोड़ दिया? क्यों छोड़ा? क्यों छोड़ दिया? बिल्कुल 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 सही बात, सही बात। असल में मैं एक बात कहना चाहूंगा मैम जी, धर्म की राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये लोग धर्म के ठेकेदार बन गए, और इन चीजों से ऊब कर मैंने 27 साल में पार्टी छोड़ी है, जबकि मेरी उम्र लगभग 43-44 साल है। 43-44 साल में इतनी मेहनत की कि मेरे बाल भी सफेद पड़ गए। धर्म की राजनीति करने वाला क्या धर्म की, क्या बताइए, अच्छा बताइए आप, क्या धर्म की राजनीति क्या होती है बताइए? धर्म की राजनीति, धर्म के ठेकेदार बैठे हैं, धर्म के ठेकेदारों से बात करिए। अरे धर्म के ठेकेदारों से बात करिए, देखिए। अरे आपसे पूछ रहा हूँ, राजनीति वही होती है जो अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे। धर्म की रामलला रामलला बनवाया, रामलला लोग आ सकते थे, मजाक बनाते थे। शमीम जी आवाज आ रही है सर, आप बोलिए। आज राम मंदिर बन गया है तो आप मत्था टेकने जा रहे हो? मंदिर को आपने बनवाया, राम मंदिर राम मंदिर आपने नहीं बनवाया, आज राम मंदिर बन गया और पूरे भारत में कोर्ट द्वारा बनाई गई संस्था बना रही है, सहयोग रहा है। आज राम मंदिर के नाम पे रोटियां सेकने जा रहे हो, पहुंच रहे हो वहाँ मत्था टेकने के लिए। पहले कहते थे राम मंदिर के लोग, हमने कांग्रेस काम कर दिया है, राम मंदिर चलाया है, एकता और अखंडता के साथ चलाया है, हिंदू धर्म के लिए राम मंदिर, सभी धर्मों के लिए वहाँ पर द्वार खोले रहते हैं राम मंदिर के। कोई भी जाके दर्शन करे राम मंदिर का, एक ऐतिहासिक मंदिर बना रहे हैं हम लोग। अरे दर्शन कराने के आप ठीका लिए है क्या? दर्शन कराने का ठीका लिए क्या? आप बनवा देते, आप मुझे क्या बनवा देते? सनातन धर्म को मानने वाला हर एक व्यक्ति अपने अनुसार। अरे आज ये बातें कर रहे हो आप, आज ये बातें कर रहे हो,
कल जब आप जब इस पे बात की जाती थी तो मजाक उड़ाते थे फिर आप। कौन मजाक उड़ाता था? हिंदू धर्म का मजाक उड़ाते थे। कौन? हिंदू धर्म क्या होता है? सनातन धर्म होता है, हिंदू धर्म नहीं होता। एक ही बात, पहले बात सही करिए। हम हिंदू हैं, हिंदू धर्म मानते हैं। सनातन धर्म होता है, पहले ये जान लो। गलत बात, बिल्कुल गलत। सनातन धर्म होता है, हिंदू धर्म नहीं होता। के लिए गुमराह मत करिए। अरे हम हिंदू हैं, हम जिस धर्म से अरे पहले अपने धर्म का नाम आप नहीं आओ। आप हिंदू नहीं है, हिंदू है, हिंदू धर्म नहीं है, क्यों आप कह रहे हैं? धर्म है। मुझे एक बात बता आप दीजिए, तो मुझे चाहिए किसी भी धर्म में, आप तो मुझे हिंदुस्तान चाहिए के किसी भी आज सुरभि जी, शमीम जी आवाज आ रही है, बोलिए सर। सबका सहयोग मैं रहा है। ये कह रहा हूँ कि धर्म को किनारे करिए ना। आप काम के प्रति काम अपना बताइए। बीजेपी के लोग काम बताए। इसमें किसान सर धर्म की बात अगर आ रही है तो मैंने तो आपसे शुरुआती में एक ही सवाल पूछे था कि ओवैसी को क्या जरूरत पड़ रही है इस वक्त। असदुद्दीन ओवैसी साहब इस वक्त क्यों अयोध्या में के चक्कर लगा रहे हैं? आज हमारे आप खुद कह रहे हैं ना सनातन धर्म, बात में बिल्कुल दम है, लेकिन ऐसी क्या यहाँ पे मुसीबत आन है या क्या चीज है? विकास के मुद्दे लेकर आए। सुरभि जी, हाँ? मैं असदुद्दीन ओवैसी का प्रवक्ता नहीं हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी का डेलीगेट हूँ। मुझसे कांग्रेस के बारे में बात करिए। ये धर्म लेकिन आप राय तो दे सकते हैं ना। और ओवैसी वालों को लड़ाते रहिए। हम लोग देश के लिए काम कर रहे हैं। देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने क्या के मजाक लिए कर रहे हैं? काम करते रहे हैं और काम करते रहेंगे। आपकी पार्टी हमारे देश को इतनी सर आपने सनातन धर्म का नाम लिया तो सनातन धर्म का नाम लिया तो इसलिए ये प्रश्न आपसे यहाँ बनता है। आपने गड्ढा बना के छोड़ दिया है। आगे हमारी गवर्नमेंट आगे हमारी गवर्नमेंट बनेगी तो जाएगा। अगर मैं आपके भ्रष्टाचार के इसलिए गिना दूंगा तो आप शायद सुन नहीं पाएंगे। आयुष जी भ्रष्टाचार हो या नाकामियां हो, जनता तो देख चुकी है, इसलिए अब आप बीजेपी है। इसलिए पिछले 7 सालों से 7.5 सालों से बीजेपी है। जनता का वहाँ 500 लगने लगा है। प्यार हो गई है। भ्रष्टाचार का ये आलम है भाई साहब। कांग्रेस की जो बीजेपी वाले क्या कह रहे हैं? वो सब उसी ने कर रखी है। मैं इनसे बीजेपी वाले भाई से पूछना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में किस धर्म ने मंदिर बनाने में अवरोध पैदा किया? बताइए। भारत का। क्या आप इंडिया से बोल रहे हैं? मैं भारत से बोल रहा हूँ। आपका इंडिया है और इंडिया की भाषा ये पसंद नहीं होगी। क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? क्या मैं सवाल वही कह कह रहा रहा हूँ? आपका सवाल तो पूछो आप ढंग से पहले। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, हाँ। क्या भारत का सहयोग नहीं रहा था मंदिर बनवाने में? अरे भारत का सहयोग बिल्कुल रहा मंदिर बनवाने में। पूरा भारत चाहता था, पूरा विश्व चाहता था ये तो। और जब आपने बनवा दिया तो अरे हमारे वाजपेयी जी की सरकार में क्यों नहीं बनवाया आपने? अरे ये तो माननीय देखिए, जब जिस चीज का समय आ जाता है वो समय के हिसाब से होती है चीजें। तो फिर क्यों कह रहे हो कि हमने बनवा दिया? अरे तो हमारा समय आ गया तो उत्तर प्रदेश पूरे भारत अरे कैसा समय आ गया? अरे हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में आई तो बनवाया। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तब क्यों नहीं बनवा दिया था? स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी जब केंद्र में किसकी सरकार थी? तो नहीं, आपके लिए अयोध्या याद आ जाता है, किसान भाई याद नहीं आते। जितना किसान आज हमारी भारतीय अयोध्या तो सर सभी को याद आ रहा है। यादव साहब अयोध्या तो सबको याद आ रहा है। अरे आप जैसे लोग ही किसानों भाइयों को गुमराह कर रहे हैं, इसीलिए आज किसान आज क्या हालत है वहाँ पे। सुरभि जी को आगे ले जाना है तो धर्म को आप किसानों की बात मत करो। बात तो सर फिर धर्म पे ही आके अटकी है ना। बात तो वापस धर्म की ही बात कर रहे हैं, जाति की बात कहाँ आ रही है? बात तो वही धर्म है, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद। विकास का मुद्दा तो बहुत पहले ही भूल चुके हैं नेता। बता दूंगा आपके लिए, कांग्रेस पार्टी ने ही किसानों को जमीन में गाड़ दिया है। कांग्रेस पार्टी किसानों की बात ना करे तो अच्छा है। दोनों तभी मरवा रहे हो, तभी मरवा रहे हो हरियाणा। अरे प्रगतिशील पार्टी के जो नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आप अभी नए आपने पार्टी बनाई है, आपके नेता है जो माननीय शिवपाल सिंह यादव जी, वो क्या कर रहे हैं समाज के लिए? वो कहाँ घूम रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं? उनकी क्या प्लानिंग है? वो तो भाई अपने अखिलेश यादव जी से साथ में है कि बाहर है, उनका तो कुछ पजल ही समझ में नहीं आ रहा।
बड़ी घिनौनी बात कर दी, आपके लिए यही सब है। अरे मन मुटाव उनका तो पजली है, अरे मन मुटाव है तो घर पे होगा में लेकिन अरे बीजेपी वाले भैया, अरे मनमुटाव है, यानी सर चुनाव अगर लगेगा कि शायद समाजवादी पार्टी सरकार नहीं बना पा रही है तो सपा ज्वाइन करने वाली है क्या इस बार समाजवादी पार्टी को? एक भाई उत्तर प्रदेश की जनता को आप लोगों ने कंगाल कर दिया है। ये आप कह रहे हैं जो हाँ, हम कह रहे हैं, देश को हम कह रहे हैं मेरे भाई, अभी कुछ दिन पहले अभी ऑक्सीजन करते हुए मर गए लोग सड़कों पे, शमशान में जगह नहीं मिली जलाने के लिए। अरे मान्यवर, आप मैं इनसे पूछ रहा हूँ सवाल, मुझे जवाब तो दे दो। बीजेपी सरकार प्रगतिशील पार्टी जो है उनका क्या, वो किस मुद्दे पे चुनाव लड़ना चाहती है, क्या करना चाहती है उत्तर प्रदेश? अरे वो आप बताओ कि आप किस मुद्दे पे लड़ना चाहते हैं? हमारा मुद्दा तो हमें मुद्दा ही नहीं है, हमारे पास। और आपने जो किया था वो सबका साथ और सबका विनाश किया था, हमारा सबका साथ और सबका विकास होगा। अच्छा क्या है सर ये तो सर स्लोगन को दोहरा लिया है, कुछ अपना अलग तो रखिए। सबका साथ सबका विकास तो बीजेपी पिछले 7 साल से करती आ रही है, अगर आप प्रगतिशील वाले भी वही करेंगे तो उसमें नया क्या था? कुछ अपना अलग तो होना चाहिए सर। इनका नाश करते आ रही है। देखिए ऐसे डिस्प्यूट करने से किसी भी डिबेट का हल नहीं निकलता है। हम तो आपसे बात अरे अपने अगर हम लोग आपस में लड़ेंगे तो जनता को रिजल्ट उसका आंसर नहीं मिलेगा। आप तो मुद्दे की बात करिए, जो जनता अगर आप गलत हो या ये गलत है, ये बात बताइए कि आप क्यों नहीं मिला जनता को? मैं तो एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि आप वाले पार्टी के पदाधिकारी हैं या किसान बीजेपी वाले भैया को मैं पूछना चाहता हूँ, ऑक्सीजन के बिना हमारे उत्तर प्रदेश की जनता क्यों मर गई? ऑक्सीजन के बिना? अच्छा मैं हाँ, आपको बताता हूँ, सुनिए। कोरोना काल में ऑक्सीजन की है, तो अगर आपकी कांग्रेस पार्टी होती तो उसमें भी भ्रष्टाचार करके अरबों खरबों रुपए का गमन कर दी होती। हाँ, सही बात कह रहे हैं। हाँ, सही कह रहे हैं, आप भी मान रहे हैं इस बात को। आपने बोला सही कह रहे हैं, एक भी भ्रष्टाचार आपने साबित कर पाया? आप भी मान लीजिए कांग्रेस पार्टी, आपने एक भी आपकी सरकार ने साबित कर पाया? 7 साल से तो बैठे हैं मोदी जी, क्यों नहीं साबित कर पाए? 2G 3G ये जी वो जी। अरे सर 5G चल रहा है हमारे भारत में, 5G अरे सब यूज कर रहे हैं। अरे उसके भी नीचे दिखाने से क्या होगा सर? 5G चल रहा है तो जो 2G स्कैम किया था ना आपके राजीव गांधी जी ने इंडिया में, अरे किसने किया था? राजीव गांधी ने किया था 2G। सर आज यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे चूहे बिल्ली की लड़ाई होती है, वैसे ही कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई है। ये तो हम पहले भी देखते आ रहे थे, कुछ नया थोड़ी ना देख रहे हैं। राजीव गांधी जब से पैदा भी नहीं हुए होंगे। अरे 2G स्कैम भाई साहब, 2G स्कैम अरे पहले माफी मांगो, राजीव गांधी जी ने स्पेक्ट्रम बेचे गए थे आपके, पहले माफी मांगो तुम। किस बात की माफी सर? शमीम साहब किस बात की माफी? अरे भाई मैडम प्रगतिशील वालों से पूछना चाहता हूँ, ये तो फालतू चिल्लाते रहते हैं कांग्रेस वाले, इनके पास कुछ है नहीं, हमें घेरने के लिए कोई मुद्दा है नहीं। अब एक जवाब तो दे दीजिए सर, प्रश्न है तो जवाब तो देना ही पड़ेगा। विपक्ष में बैठी है, कैसे जवाब से बचेंगे? गांधी ने 2G घोटाला किया था, आप कह रहे हैं? अरे आपकी कांग्रेस सरकार में हुआ था कि नहीं हुआ? अरे आप मतलब सर आप पता करो, माफी मांगो सुरभि जी, माफी। आयुष जी आप तो ऐसे बोल रहे हैं अगर आप लोगों ने किया था तो हम भी करेंगे। आपकी बात तो सुन रही है क्या सर? मतलब जो घोटालों का आरोप लगा है, आप मानते हैं क्या सच में घोटाले किया बीजेपी वालों ने? नहीं हुआ। भैया ये बहुत सुप्रीम कोर्ट ने मैडम 2G 3G 5G की बात की, बोले कि 2G 3G कहाँ आया? मैंने उनको बताया कि 2G स्कैम घोटाला तुम ये बताओ, राजीव गांधी जी का नाम क्यों लिया तुमने? अरे उनकी सरकार में हुआ, उनकी सरकार में हुआ तो उनका नाम लिखो, तो आपका नाम किसकी सरकार में हुआ? आप इतिहास देख लीजिए। अरे इतिहास तुम पढ़ो जाके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का। हाँ आपका अरे आलोक जी भैया मेरे लिए एक जवाब दे दो आप। पहले ये बताओ, गोरखपुर में वो लड़के ऑक्सीजन के बिना कैसे मर गए?
कौन से लड़के मर गए गोरखपुर में? अरे वही गोरखपुर में जो हुआ है, देखिए सर लाखों लोग मरे हैं शमीम साहब, मर गए। कोरोना में लाखों लोग मरे हैं ऑक्सीजन के बिना, बीमारी के अभाव से। जवाब दे रहा हूँ, अरे जनता को बताओ, देखिए दूसरे के विकास पर अपनी कैसी लगाने से बोले जाते हैं, ऐसे डिबेट होती है क्या? सुनिए होती है। अभी आपने शमीम साहब अभी आपने कहा कि आप धर्म की राजनीति की बात क्यों कर रही हैं, धर्म से मुद्दों पर आइए, लेकिन अभी आप पुराने पिछले 10 साल 15 साल के आप मामलों को लेकर बैठ जाएंगे। पहले माफी मनवाइए आप। अरे किस चीज की सर 75 साल हो चुकी है आजादी की, और इन 75 सालों में बहुत कुछ हुआ होगा। कौन कौन से आरोप लगाकर बैठेंगे? माफी मनवाइए पहले। स्वर्गीय राजीव गांधी जी पर आरोप लगा रहे हैं, 2G घोटाला उन्होंने किया था और क्या साबित हो पाया? जब सुप्रीम कोर्ट ने सबको क्लीन चिट दे दी, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 2G घोटाला हुआ ही नहीं, तो ये कैसे आरोप लगा रहा है? अरे हम सब जानती है पब्लिक कैसे हुआ, कौन क्या जानता हुआ है? हाँ कौन जानता है? पब्लिक जानती है। हाँ, पब्लिक तो तुम लोगों को बताएगी 2022 के चुनाव अरे में। कांग्रेस इसीलिए 2022 के चुनाव में पब्लिक तुमको बताएगी। पढ़ी लिखी होशियार भारत की जनता जानती है। 5 किलो चावल बांट के 75 रुपए का झोला थमा रहे हो, जो जनता दिखा रहे हो, इससे पहले नहीं हुआ था क्या? 5 किलो चावल दे के 75 रुपए का झोला थमा रहे हो। हमारे पूछना चाहता हूँ, क्या बात करते हैं? एक बात पूछना चाहता हूँ, पूछिए। डिबेट में भी तानाशाही रहेगी। देखिए जो महान जनता, तानाशाही तो मोदी जी कोई तानाशाही नहीं है सर, यादव साहब कोई तानाशाही नहीं है, कुछ पूछना चाह रहे हैं। 1 महीने में मुख्यमंत्री शमीम जी ज्यादा समय नहीं है सर, अगर आरोप प्रत्यारोप का दौर खेलेंगे तो 2 घंटे भी कम पड़ जाएंगे सर, 2 घंटे का समय भी कम होगा। अपनी बात पूरी करिए आयुष जी। बात पूछना चाह रहा हूँ कि ये पहले आप ही पूछिए, बोलिए। पदाधिकारी है या थोड़ा बहुत किसान भी है? किसान है तो मुझे 1 बीघा जमीन की लागत बता दें फसल की। मैं किसान नहीं हूँ। क्यों? अगर ये लागत बता देंगे तो अभी क्या होगा? यहाँ पे लागत पूछने के लिए थोड़ी ना बैठे हैं सर यादव साहब। नहीं अरे सुनिए मैम बोलिए सर, सुन रही हूँ मैं आपको। की बात करते तो किसान की क्यों बात कर रहे? किसान 75% किसान है भारत। अगर आप ये पूछ ले वो कानून क्या है, कानून पूछ ले तो समझ भी आएगा, लेकिन अब खेत की लागत पूछ के यहाँ क्या करेंगे सर? बताइए, खेत की लागत हर फसल के हिसाब से अलग अलग होती है। अरे खेत की लागत इन्हें मालूम नहीं होगी तो अरे खेत की लागत कैसी बेतुका बात है? खेत की लागत हर फसल के हिसाब, अरे महाराज खेत की लागत हर फसल के हिसाब से अलग अलग होती है, सबका अलग अलग प्रॉफिट होता है। आप मैंने क्या सवाल कर रहे हैं? आप सवाल बदलिए अपना, फालतू सवाल नहीं मैं जवाब देता। ये फालतू है। अच्छा ये चिल्ला रहे हैं योगी जी। 9 महीने से किसान बैठा है। शमीम जी एक बार अपना सवाल दोबारा दोहराएं। फालतू है ये अप्पा जान क्यों चिल्ला रहे हैं योगी जी? आयुष जी ये तो फालतू सवाल नहीं है सर। 900 रुपए में पहुंचा दिया, ये फालतू है। आयुष साहब फालतू सवाल नहीं है, अब्बा जान का जवाब दे दीजिए, क्या मतलब है? क्या सवाल किया फिर से बताइए। सरसों का तेल ये अप्पा जान ज्यादा याद आ रहे हैं। फालतू है। वो अप्पा जान क्यों चिल्ला रहे हैं? कहाँ चिल्ला रहे हैं? किया होता तो नहीं चिल्ला पाते। एक बयान आया था सर, बोला था उन्होंने अब्बा जान, शायद सुना भी होगा आपने, याद नहीं होगा, याद भी अगर आप इसे कबूल न करें तो गलत बात है। हमारे देश में सभी धर्मों के लोग रहते हैं मैडम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। पर वो सर एक वो कहने का जो लहजा था वो तंज कसते हुए कहा था उन्होंने ये नहीं कहा कि हम समर्थन करते हैं, वो तो वैसे भी अपनी व्यक्तिगत विचारधारा जाहिर कर चुके हैं कि वो मुख्यमंत्री के साथ साथ सनातन धर्म से ताल्लुक रखते हैं, वो हिंदू धर्म को मानते हैं। साधारण भाषा में भाईजान कह देते हैं तो वो सब कह देते हैं, बनने के लायक ही नहीं है। यही तो कांग्रेस की गलती है, यही तो फालतू का मुद्दा, ये फालतू ये क्या फालतू का मुद्दा है? जनता को अब्बा जान वाले जो है राशन लूट लिया करते थे, नौकरी लूट लिया करते थे। बता दे कि पिछली सरकारों ने कितने अब्बा जान कहने वालों को डेटा दे सकते हो आप कि कितने को नौकरी मिली? जो झूठ परोस रहे। लेकिन शमीम साहब इस वक्त इन बातों का क्या मतलब है? अभी आप कुछ देर पहले खुद ही कह रहे थे ना कि विकास के मुद्दे पे बात करिए, विकास के मुद्दे की बात करिए। आप अब्बा जान बोलेंगे तो वो कुछ और बोलेंगे, फिर आप कुछ और बोलेंगे, फिर बातें बढ़ेंगी।
अरे विकास किया नहीं, अब्बा जान पे चले आइए। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि इन 5 सालों में कोई विकास ही नहीं हुआ? कब्रिस्तान, ये क्या है? सर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं शमीम साहब कि इन 5 सालों में यूपी का विकास नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। लेकिन सर जो सर्वे बता रहा है, जो सर्वे बता रहा है आज के समय में जो सर्वे किया जा रहा है उसके मुताबिक तो सीएम योगी की लोकप्रियता काफी है। होता है संभावित है कि आने वाले समय में बीजेपी की सरकार वापस आ जाए। के नाम पर गड्ढा युक्त कर दिया पूरे प्रदेश को। अभी आजमगढ़ में सुनने में आया है कि मुख्यमंत्री जी का आगमन है, लगता है उत्तर प्रदेश में मट्टी पाट रहे हैं रोड पर। आप लगता है उत्तर प्रदेश में है ही नहीं अभी। नहीं, हम जापान से बात कर रहे हैं भाई साहब। तो अभी तो उत्तर प्रदेश में आइए उत्तर प्रदेश आइए, 30%। उत्तर प्रदेश में 30% लोगों का हम उत्तर प्रदेश वो 30% लोग कौन थे? यादव साहब आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में 30% लोगों का विकास हुआ है, तो वो 30% लोग कौन है? 30% वो लोग हैं जो किसान से हटके, जो किसान ही नहीं है, मतलब जो किसान ही नहीं है। आपने कहा 30% लोगों का विकास हुआ है जो किसान ही नहीं है, समझ नहीं आया यादव साहब, समझ नहीं आया कुछ। भारतीय जनता पार्टी के लोग किसान का एक विकास उत्तर प्रदेश में बता दें मुझे। तो मतलब जो 70% लोग रहते हैं, जो 70% लोग हैं वो किसान है यूपी के अंदर। मैडम, जो किसान सम्मान निधि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर किसान भाई के खाते में जो डायरेक्ट डालने का काम किया है, एक किसान को सम्मान निधि योजना के तहत कितने पैसे मिले, कितने हजार मिले? नहीं, हर किस्तों पे जाते हैं, हर साल उनके पास पैसा पहुंचता है। हजार का कितने हजार? वही तो पूछ रही हूँ सर कि हर साल कितने हजार? नहीं, पूरे देश के किसानों को डाले जाते हैं वो तो। कितने हजार सर? एक किसान को कितने हजार दिए गए? एक किसान को मेरे समझ में 2,500 रुपए शायद देते हैं सरकार। एक साल में 2,500 काफी है? 2000 चलिए 2000 बोल दिया, 2000 काफी है। जुमला ना तो सही, 2000 काफी है इनके लिए। श्रीवास जी 2000 काफी है। भाइयों का निरंतर बन रहा है किसान क्रेडिट कार्ड, सरकार बिल्कुल बैंक बिल्कुल बना रहा है। क्या पहले नहीं बनता था क्या? बाद में पैसा अरे ये सरकार में आया है, ये बताओ। लोग होते थे, इन लोगों को हटा दिया है हम लोगों ने। दलाल पैसा लेके भाग जा रहे हैं पूरे देश, और किसान डायरेक्ट मंडी से जुड़ चुका है। और किसान जितना खुशहाल आज भारतीय जनता पार्टी में है वो सर किसी सरकार में नहीं। कैसे आयुष जी पिछले 10 महीने से सर दिल्ली का किसान कहाँ है देश का, वो आप भी जानते हैं। 10 महीने से दिल्ली बॉर्डर पर जो लोग बैठे हैं वो कौन है? 300 से ज्यादा लोग मर गए। नहीं है वो, 300 से ज्यादा किसान। किसान है वो, किसान है वो, खेती कर रहे हैं। आयुष साहब, अगर रवैया नहीं बदला और शायद सोच नहीं बदली तो 2022 का चुनाव नजदीक है, उसके बारे में तो सोचिए। मैडम, जो किसान लोग हमारे किसान भाई हैं वो देश में खेती कर रहे हैं, अपना परिवार चला रहे हैं और देश के विकास में अपना सहयोग। तो दिल्ली बॉर्डर पर कौन है फिर? दिल्ली बॉर्डर पे वो सब कांग्रेस के 11 दौर की बातचीत हुई है मालिक, 11 दौर की बातचीत हुई है। मतलब आपने कांग्रेस के लोगों से 11 दौर की बातचीत कर ली? हमारे बड़े कृषि मंत्री से लेकर रक्षा मंत्री तक आ गए बातचीत में, वो सारे कौन लोग थे फिर? 11 दौर की बातचीत में समझ आया कि जो लोग बैठे हैं वो कांग्रेस के नेता हैं, वो कांग्रेस के लोग हैं। कृषि मंत्री जी ने किसानों से वार्ता की, कृषि मंत्री ने की ना, आप खुद मान रहे हैं ना। 11 दौर की बातचीत मायने रखती है मालिक। समझा, ढंग से पॉलिसीज को समझने के बाद अपने घर पे लौटे हैं और फिर से वो अपनी कृषि की तरफ अपना ध्यान देने लगे। मतलब 11 दौर की बातचीत में समझ आया कृषि मंत्री को कि वो जो बैठे हैं वो किसान नहीं है, शायद वो किसी अन्य पार्टी के लोग हैं। अभी आपने कहा कि कांग्रेस के लोग हैं। ठीक है सर, समय शमीम जी बात को पूरा करिए क्योंकि समय पूरा हो चुका है, इसलिए इस चर्चा को यही समाप्त करना होगा। सुरभि जी, मैं कह रहा हूँ कि क्या देश में कांग्रेस के लोग देश के नहीं है क्या, जिन्होंने देश को आजाद कराया? ये सावरकरगंज के लोग जो हैं जो ऐसा कह रहे हैं, रखते हैं, जो लोग देश के हित में सोचते हैं वो देशवासी है। शब्दों की तो सर शब्दों की मर्यादा तो यहाँ भी लांघ चुके हैं सभी। ठीक है शमीम जी, ठीक है, समय हो चुका है, इसलिए चर्चा को यही समाप्त कर रहे हैं। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। विशंबर यादव थे, नेता प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के, आयुष श्रीवास नेता बीजेपी के थे और नजम शमीम नेता कांग्रेस के। क्योंकि ये चर्चा यहाँ पर आज इसलिए और अहम मानी जा रही है, यूपी के अंदर 2022 में विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले हम यही देख रहे हैं कि सभी पार्टी के नेताओं को यही लगने लगा है इस बार के चुनाव में कि शायद श्री राम का नाम लेकर इस बार उनका बेड़ा पार हो सकता है, उनकी नैया पार लगाई जा सकती है। खासकर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने वाले नेताओं को ये शायद अब समझने आने लगा है कि
राम के बिना बेड़ा पार होने वाला इस बार तो मुश्किल ही है। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।